हो रही है। सो वी हैव सीन, ये कल हमने ये देख लिया था कि ये हम कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कि आर थीटा फाई को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने देख लिया था। अब इसका फायदा क्या है ना? तो इसका फायदा ये है कि ठीक है, यहाँ से आज से चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि वी कैन राइट साई एक्स वाई जेड एज साई आर थीटा एंड फाई, है ना? ये आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, अब नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक तो डिस्टेंस वाला पार्ट है आर, दूसरा एंगुलर पार्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने साई एक्स वाई जेड अलग अलग लिखे थे ना, एंड देन, है ना, तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट अलग अलग है ना? सो वी कैन राइट दिस लाइक दिस, साई आर डॉट साई थीटा एंड फाई। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों। ठीक है, ये डिस्टेंस वाला पार्ट हो गया और ये एंगल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, सो psi r is called radial part of electron wave. And psi theta phi is called angular part of electron wave. ठीक है, so this is radial part of electron wave, this is angular part of electron wave. अब जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें अगर इंटेंसिटी पता करनी है इलेक्ट्रॉन की, जहां पे psi r की वैल्यू मैक्सिमम आने लग जाएगी। ठीक है, मतलब जिस न्यूक्लियस से जिस डिस्टेंस पे, है ना, न्यूक्लियस से जिस डिस्टेंस पे आपको मैक्सिमम psi r की वैल्यू मिलेगी, वो एक पूरी डिस्टेंस एक स्फेरिकल सरफेस होगी, एक स्फेरिकल सरफेस होगी ना, आर वैल्यू, सही है ना? कल हमने बताया था आर का मतलब क्या है, उससे एक स्फेरिकल पूरी सरफेस मिलेगी, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। इसी तरह से एक स्फेरिकल सरफेस ऐसी होगी जिसपे psi r की वैल्यू जीरो हो जाएगी, psi r की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो psi r की वैल्यू जहां जीरो होगी उसको बोलते हैं नोड्स, है ना? मतलब साई की वैल्यू जीरो हो जाएगी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हम बोलेंगे उनको नोड्स। तो बस यहाँ पे यही है ना? तो इफ psi r equals to 0, है ना, देन psi r थीटा फाई इक्वल्स टू 0। क्यों? ये इन दोनों का मल्टीपल है, ये जीरो होगा तो चाहे ये कुछ भी हो, ये जीरो हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड रेडियल नोड, और यू कैन से spherical node, है ना, spherical surface at which electron density is 0। ठीक है, अगर similarly if psi theta phi equals to 0 हो जाएगा, तो भी psi r theta phi 0 हो जाएगा। That means angular node उसको बोलेंगे, और you are going to say
नोडल प्लेन। अच्छा, इसको स्फेरिकल नोड और नोडल सरफेस भी बोलते हैं, नोडल सरफेस। ठीक है, सो नोडल प्लेन, एक प्लेन मिलेगा, है ना। तो एक वी आर गोइंग टू से अ प्लेन at which electron density is 0। समझ में आ गया ये? इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? अरित्र बोलो बेटा। सर ये नोड प्लेन मेरे को समझा नहीं, आप फिर से समझाना। पहले तो ये बताओ कि अगर आर वैल्यू पे क्या मिलेगा आपको, एक सरफेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे अनम्यूट मत हो जाओ अभी। हाँ, मिलेगी। किसी भी एक वो तो स्फेरिकल सरफेस मिल गई। हाँ। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने एक एंगल आपको बोल दिया, जैसे मान लो मैंने बोला थीटा की वैल्यू जो है ना वो 0 डिग्री है। थीटा की वैल्यू ठीक 0 है। के लिए आपको एक्स वाई की एक वैल्यू मिल गई, मतलब ये एक्स वाई प्लेन मिल गया, हाँ। है ना। हाँ। तो एक प्लेन मिला ना, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, राइट। ओ अगर सर, थीटा हाँ की समझ वैल्यू गया। लेट्स से 90 डिग्री हो गई, और हाँ। फाई की वैल्यू लेट्स से थीटा की वैल्यू है और फिर फाई की कुछ वैल्यू आई लेट्स से, तो नहीं, हाँ। ठीक सॉरी, है। थीटा की वैल्यू हमने 0 ली थी ना, उल्टा हो गया। हाँ, जीरो। अगर थीटा की वैल्यू 0 ली तो फिर ये जेड एक्सेस मिला, नॉट एक्स वाई, जेड एक्सेस मिला थीटा की वैल्यू 0 के लिए। थीटा की वैल्यू 0 होगी, 0 थीटा क्या होता है, एंगल विद जेड एक्सिस, तो थीटा की वैल्यू 0 हुई तो जेड एक्सिस मिला। और लेट्स से फाई की वैल्यू हमें 90 डिग्री मिली, मान लो फाई की वैल्यू 90 डिग्री थी, फाई इज 90 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री, तो हमें 90 डिग्री पे क्या मिलेगा, वाई एक्सिस मिलेगा। तो इन दोनों से क्या मिल जाएगा, एक वाई जेड प्लेन मिल जाएगा। ऐसे आपको प्लेन मिलेंगे अलग अलग वैल्यू, थीटा और फाई की वैल्यू से फिर आपको एक्सेस मिलेंगी, उनसे आपको प्लेन मिल जाएंगे, वो दोनों एक्सेस मिला के क्या बना रही है, प्लेन। समझ समझ में आया? गया, थैंक यू सर। थैंक यू। ये आ गया। अभी आपको ये पता चल गया कि हम साई मतलब अगर हमें साई की वैल्यू दे रखी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं रेडियल नोड और एंगुलर नोड। अगर साई आर 0 हो जाए तो फिर हम बोल देंगे रेडियल, लेट्स से सरफेस स्फेरिकल नोड, रेडियल नोड या नोडल सरफेस मिल जाएगी। साई थीटा फाई की वैल्यू 0 हो जाए तो नोडल प्लेन मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और फंक्शन होता है। अच्छा, साई मतलब तो साई से आ गया, फिर एक और होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसको बोलते हैं पीआर। दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और ये क्या होता है, साई स्क्वायर आर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या देता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन स्फेरिकल सरफेस, प्रोबेबिलिटी of finding electron on spherical surface। तो देखो यहाँ पे ये साई स्क्वायर आर क्या देगा आपको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ एनी स्फेरिकल सरफेस, है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर मतलब सॉरी एरिया ऑफ एनी स्फेरिकल सरफेस, है ना, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इससे ये वैल्यू आई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन स्फेरिकल सरफेस क्या हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट साई स्क्वायर आर डॉट
वॉल्यूम है ना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, यू कैन राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए साई स्क्वायर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। किसी स्फेरिकल सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, अच्छा ये जो भी सरफेस है इसकी थिकनेस, थिकनेस इज डी आर, तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्या हो जाएगा 4 पाई सॉरी आई स्क्वायर आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम ऐसे नोट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू थिकनेस डी आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत? तो ये हमें बताएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन एनी स्फेरिकल सरफेस। इसमें अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज नथिंग बट पी आर डी आर। ठीक है, तो ये एक नया फंक्शन हो गया ये, है ना, इसको एक नए फंक्शन से रिप्लेस कर दिया पी आर। दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है ना, सब यस समझ में आ रहा है ना इतनी बात? तो पहले हम जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे वो स्पेस में निकाल रहे थे, कहीं पे भी एक्स वाई जेड, कोई भी एक्स वाई जेड के लिए। अभी हम स्फेरिकल सरफेस पे निकाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है ना वो सरफेस पे हमें डिफाइन मिल जाए। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा और आगे का। वॉल्यूम शुड बी 4/3 पाई आर क्यू ऑफ ए स्फीयर नॉट स्फेरिकल सरफेस, है ना, स्फेरिकल सरफेस क्या है, एक स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा, ये 4/3 पाई आर क्यू आता कहां से, 4/3 पाई आर क्यू आता है, इंटीग्रेशन पढ़ लिया आप लोगों ने, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अच्छा अगर ये बताओ, अच्छा ये बताओ, एक ऐसे ही पूछ रहा हूँ, 4/3 पाई आर क्यू एक मान लो कोई फंक्शन है, इसको मान लो ये y है, इसका dy बाई डी आर लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर, बताओ जरा जल्दी से। dy बाई डी आर है ना, ये y इक्वल्स टू ऐसा है, तो dy बाई डी आर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी। आर क्यू का आपको डिफरेंशिएशन लेना है, कितना आ जाएगा, तो आया 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, आर क्यू का डिफरेंशिएशन अगर लोगे तो ये आएगा 3 बार आएगा, 3 से 3 कट गया, आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ये इतनी बात समझ में आ रही है? अब इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन, मतलब y से dy बाई डी आर निकालना आ गया आपको, है ना, ये हो गया डिफरेंशिएशन। और 4 पाई आर स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, है ना, इंटीग्रेशन से क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन से हमें मिल जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, लेट्स से, है ना, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो, ऐसे सोचो कि लेट्स से ये एक
मान लो आपका ओरिजिन है और इस पे ये एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका स्फेरिकल सरफेस का एरिया हो गया सरफेस एरिया 4πr² और इसकी थिकनेस dr है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया इस सरफेस का। ये जस्ट न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस कह रहा हूँ, ओरिजिन के जस्ट बाहर है। ऐसी है इनफाइनाइट, लेट्स से इनफाइनाइट नहीं, ऐसी लेट्स से ये बहुत सारी स्फीयर में ऐसे सरफेस मैंने बना दी, तो मैं क्या करूंगा, सब सरफेसेस का वॉल्यूम लिखते जाऊंगा 4πr², सॉरी 4πr² dr ऐसा करके लिखते जाऊंगा, जहां पे r की वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाएगी, r प्लस डेल्टा r है ना, ऐसा करके लिखता जाऊंगा। राइट, इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ऐसे मैं सबका लिखते जाऊंगा। राइट, तो इससे मुझे क्या मिल गया, एक स्फीयर मिल गया। और स्फीयर का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इन जितनी भी सरफेसेस हैं सबके वॉल्यूम का समेशन। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, समेशन। कहां से कहां तक, तो उसमें एक लिमिट लगती है, ऐसे लिखता है, ऐसे ऐसे बनाते हैं इंटीग्रेशन का साइन, और उसमें लिमिट लगती है r की वैल्यू 0 से r की वैल्यू r तक, है ना, 0 से r तक। 0 यहाँ पे था सेंटर पे, बिल्कुल ओरिजिन पे, है ना, और फिर उसके बाद कितने r तक आप ले गए, तो उसको इंटीग्रेट करते हैं 4πr²dr, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3πr³। ऐसे आया स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³। ये कहानी समझ में आ रही है या फिर ऊपर से चली गई? क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं पता है, इसलिए मुझे आपको पहले सॉरी इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं पता है, इसलिए मेरे को आपको डिफरेंशिएशन से समझाना पड़ा। ठीक है, सर वो जो 4πr² के पहले जो साइन होता है इंटीग्रेशन का, उसको थोड़ा सा बताओ ना हमें। उसको क्या करूं, उसको बताओ ना मैं, उसको क्या उसको समेशन, मतलब आप क्या कर रिप्रेजेंट रहे हो, करता है। ऐड कर रहे हो, ये एक तरह से ऐड का साइन है, एडिशन का, है ना। आपने सारे, इसका मतलब है इस साइन का मतलब है आपने सब चीजें ऐड की हैं, है ना। 4πr²dr को ऐड किया है, कहां से, r की वैल्यू 0 से r की वैल्यू r तक। ठीक अच्छा, है, अभी तो समझ। आपने जितनी भी ये स्फेरिकल सरफेस ली है ना, r की वैल्यू 0 के बाद से, है ना, जितनी भी स्फेरिकल सरफेस ली है जिनसे आपको आपका एक सॉलिड स्फीयर बन रहा है ना। स्फेरिकल सरफेस अगर लगातार, जैसे अनियन होता है ना, अनियन पे, हाँ, है ना, आपको अनियन की लेट्स से यू आर गोइंग टू सी, तो वो एक तरह से अगर उसको स्फीयर मान लो, तो उस पे ये जो जो भी हैं वो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, उससे पूरा सॉलिड अनियन मिल गया आपको। तो वैसे ही यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर है उसका वॉल्यूम है 4/3πr³। वो कैसे मिला, हर सरफेस का हमने वॉल्यूम लिखा 4πr²dr, ठीक है, ऐसे करके लिखा, तो उसका समेशन जब करेंगे तो 4/3πr³ आ गया। उसी समेशन को एक साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, ओके सर, हम्म, अभी समझ। चलो, तो याद रहेगा इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, ये याद रखना है। तो अगर आपको मतलब इंटीग्रेशन नहीं आता, नहीं पता है, राइट, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब अभी तो ये मेरे को y मैंने लिख लिया था उल्टा, है ना, आपको सोचना है कि किस फंक्शन का करेंगे तो हमें ये डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा इंटीग्रेशन। एनीवे, धीरे धीरे ये इसके फॉर्मूले सब आप सीख जाओगे। तो जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उसके थोड़े से अलग फॉर्मूले इंटीग्रेशन के हैं, थोड़े से अलग हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे अभी आपने ये सब रब कर देता हूँ। जैसे आपने अगर कहीं पे y इक्वल्स टू x की पावर n लिखा, तो dy/dx क्या होगा, n x टू पावर n-1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं इसका, तो मुझे ये मिलेगा,
है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस 1 क्या होता है, राइट, फॉर्मूला बता रहा हूँ, दैट इज x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 इनटू, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट, दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई n माइनस 1 प्लस 1। अब ये क्या बना, x की पावर ऊपर तो बन गया n और यहाँ पे क्या आ गया n, ये n इधर चला जाएगा, तो n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस 1, n तो ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है ना, कांस्टेंट है, तो ये अंदर भी आ सकती है, बाहर निकाल के इसकी पावर है। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, अब मान लो ये तो मैंने n की पावर माइनस 1 के लिए लिखा था, x की पावर n के लिए इंटीग्रेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ऐसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। डी पहले मैंने आपको फिर से समझा दूं, y लिखा x की पावर n, तो dy बाई x क्या होता है, n माइनस 1, है ना, n इंटू x की पावर n माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन लेट से करना होगा x की पावर n माइनस 1, तो फॉर्मूला क्या बनता है, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो, सिमिलरली डिवाइड बाय जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो, तो इससे मुझे ये मिल गया। नाउ यू कैन लेट से चेक, है ना, कि n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने बना लिया। तो ऐसे फॉर्मूले आप बहुत सारे देखोगे इंटीग्रेशन में, ठीक है, जैसे जितने आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखे हैं उतने ही लगभग लगभग इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, बताते जाना भाई, है ना, हमें कुछ नहीं पता है तुम्हारी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है कितनी खराब है। ठीक है, चलो अब अपने फिर से कहानी पे आ जाते हैं पुरानी। क्या था, ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसका फायदा क्या होगा, इससे हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालने में फायदा मिलेगा, है ना। हम जहां बोलेंगे जहां पे पीआर की वैल्यू मैक्सिमम, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ठीक है। जहां पे पीआर की वैल्यू 0 या साईआर की वैल्यू 0, वहां पे, है ना, वी आर गोइंग टू से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, ठीक है। तो नोड, तो 0 के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर साईआर 0 होगा तो पीआर ही 0 हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम निकालने के लिए जहां पे साईआर की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां जरूरी नहीं है पीआर की वैल्यू मैक्सिमम हो। हमारा एक फंक्शन ये भी है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम पीआर की वैल्यू मैक्सिमम निकालने के लिए एंटी नोड के लिए हम पीआर की वैल्यू मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं वो सब बातें कैसे कैसे आएंगी। तो पहले हम समझते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। भी आपको इतना पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने जब सॉल्व किया तो उससे हमें साई की कुछ फिक्स वैल्यूज मिली बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से, उनको बोला गया ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स आर दो जोन जहां पे इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि लेट्स से अरित्र है, अरित्र के अगर हम बोलेंगे कि अरित्र के रहने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, तो हम बताएंगे कि भाई ये इसकी बिल्डिंग है ना, इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रहने की उसकी इस फ्लैट नंबर में है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, है ना, मतलब एक जोन डिफाइन करेंगे हम, लेट्स से एक जोन हमने डिफाइन कर दिया लेट्स से यहाँ पे, और हमने बोला कि इस डिस्टेंस पे, है ना, जहां पे इसका फ्लैट पड़ता है वहां पे इसके होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा भी इसके आगे पीछे थोड़ा हम जाएंगे तो वहां पे भी अरित्र मुझे देखने को मिल जाएगा, राइट, कि मतलब वो सोसाइटी में देखने को मिल जाएगा, थोड़ा आसपास के मार्केट को में देखने को मिल जाएगा। तो ये मुझे पूरा ऐसा जोन मिल जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन 90 to 95% रहता है। इतनी बात समझ में आई। जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाएगा उसको क्या बोल देंगे, एंटी नोड, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी है ना, अरित्र के रहने की प्रोबेबिलिटी उसके घर का एड्रेस है, तो उसको बोल देंगे एंटी नोड, है ना। उसके अलावा भी जोन हो, मतलब जगह डिस्टेंसेस होंगी जिन पे, है ना, इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम नहीं है। तो ऐसे जोन, पूरे जोन को हमने क्या बोल दिया, ऑर्बिटल। आपको ये क्लियरिटी मिल रही है ना, ऑर्बिटल क्या है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन से हमने इलेक्ट्रॉन वेव की इक्वेशन बनाई है उसके हिसाब से हम निकाल ले रहे हैं कि कहाँ पे आई आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके हिसाब से कितनी प्रोबेबिलिटी लेट्स से हमारी जो आएगी उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो हम देख ले रहे हैं, ठीक है, राइट।
अब यहाँ पे बात आ जाती है कि साई आर की जो वैल्यू है वो क्या क्या होती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल दे रहा हूँ, साई की वैल्यू क्या क्या होती है। तो क्वेश्चंस में आपको ये वैल्यूज दे रखी होंगी, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल। फॉर 1s, ठीक है, साई आर की वैल्यू, एक मिनट में, ठीक है, ये वैल्यू हमें याद नहीं रखनी है, ये क्वेश्चन में हमेशा मिलेंगी। मैं एक बुक से लिख के दे रहा हूँ, है ना, उसमें दे रखी है ये वैल्यूज, थोड़ा समझा भी दूंगा उससे, ठीक है। तो फॉर 1s साई आर की वैल्यू आती है 1/4 पाई 1/2, ठीक है, सॉरी, दिस इज नॉट साई आर, दिस इज साई थीटा फाई। साई आर की वैल्यू है 2 into z by a naught की पावर 3/2 is to पावर माइनस सिग्मा बाई 2, एंड साई थीटा फाई की वैल्यू आती है ना 1/4 पाई की पावर 1/2। ये है ना फंक्शन है, मतलब तो पूरा साई आर थीटा फाई क्या हो जाएगा, साई आर थीटा फाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 into 1/4 पाई की पावर 1/2 से, है ना, z डिवाइड बाई a नॉट की पावर 3/2 ईज टू पावर माइनस सिग्मा बाई 2, ऐसे समझ में आया। तो इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, ये इस वाली बात, इससे आपको पूरा फंक्शन मिलेगा। तो इसमें हमने अलग अलग कर लिया, साई आर क्या है, साई थीटा फाई क्या है। क्वेश्चन में ये दिया रखा क्या होगा, अगेन मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। अच्छा, इसमें एक चीज और है, दो चीजें और हैं, जहाँ पे z क्या है, एटॉमिक नंबर, ए नॉट क्या है ना, ए नॉट इज फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसकी वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम आई थी, ठीक है। सो यू कैन सी जो बोर ने बात बोली वो बात कंफर्म किसने की, श्रोडिंगर ने भी की, ठीक है। तो श्रोडिंगर से भी वही वैल्यू निकल के आई, ए नॉट की वैल्यू। एंड सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इज नथिंग बट 2zr बाई एन ए नॉट, ये सिग्मा की वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, ये वैल्यूज दे रखी हैं, राइट। अब इस पे दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी। हाँ बोलो भाई सूरज। सर एक बार सिग्मा को मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते, थोड़ा और क्लियर, मतलब वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिखा। सिग्मा इज ए सिंबल, जैसे अगेन अल्फा बीटा गामा फाई साई ले रहे हैं, वैसे ही सिग्मा इज अ सिंबल, ओके सर, ओके, हाँ है ना। समझ। तो इस सिंबल की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, ये इतना पूरा लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए शॉर्ट में सिग्मा लिख दिया। नहीं तो आप चाहो ओके तो सर। यहाँ रिप्लेस कर दो, -2zr बाई एन ए नॉट, 2 से 2 कट जाएगा तो zr बाई एन ए नॉट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आएंगे पोजीशन ऑफ नोड और एक क्वेश्चन आएंगे पोजीशन ऑफ एंटी नोड, ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले समझते हैं पोजीशन ऑफ नोड। पोजीशन ऑफ नोड के लिए क्या हो सकता है, या तो है ना आइदर साई आर इक्वल्स टू 0 हो जाए और साई थीटा फाई इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो हम बता लगा सकते हैं कि नोड कहां पे मिलेगा, हमें पोजीशन ऑफ नोड मिल जाएगी, सही बात है ना। ये पोजीशन ऑफ नोड का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस और लेट्स से अगर आपका हम बात करेंगे जो एटम की बाउंड्री है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ 0 हो सकती है, ठीक है, राइट। तो बस अब देखते हैं फॉर 1s ऑर्बिटल, जो ये फंक्शन मिल रहा है, ये बताओ ये 0 हो सकता है क्या कहीं पे भी। तो यहाँ पे देखो ये एक कांस्टेंट वैल्यूज है,
2z/a0, ये तो जीरो हो नहीं सकता, z की कुछ वैल्यू आएगी, a0 की वैल्यू आएगी, है ना, ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अब बताओ मुझे, e की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये है ना, ये क्या लिखा हुआ है, e की पावर माइनस एक्स। e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू कब जीरो होती है? e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ याद है? e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ याद है? अरे हाँ या ना, बस इतना ही तो पूछ रहे हैं। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है? नहीं पता है। तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, और ये जीरो कब होगा? इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा, है ना। मान लो अगर मैं, राइट, यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ लिख रहा हूँ, e की पावर माइनस एक्स इज नथिंग बट e की पावर 1/x, और 1/x जीरो कब होगा? इज जीरो व्हेन x इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, नहीं मैंने सॉरी 1/x की वैल्यू जीरो नहीं करनी है मुझे, सॉरी, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया, राइट। e की पावर x इज 1/e, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, सॉरी, 1/e की पावर x, सॉरी, ये ठीक है। तो x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो e की पावर x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, है ना, 1/इनफाइनाइट इज गोइंग टू बी जीरो, राइट। तो ये जीरो कब होगा? जब x इनफाइनाइट पे पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको, है ना, इनफाइनाइट में तो हमें पता ही है एटम की बाउंड्री है, तो इसका मतलब क्या है, वी कैन से, है ना, एक मिनट कहाँ गए, यस, व्हाट वी कैन से इज, ये जीरो कभी नहीं होगा, है ना, केवल इनफाइनाइट पे जीरो होगा, और इनफाइनाइट ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है एटम की बाउंड्री, है ना। सो वी आर गोइंग टू से no radial node, psi r cannot be zero, hence no radial node। ठीक है, अब नाउ चेक, लेट्स से साई थीटा फाई, साई थीटा फाई की भी वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी जीरो नहीं हो सकता है, सो वी आर गोइंग टू से साई थीटा फाई कैन नॉट बी जीरो, hence no angular node। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि किस r की वैल्यू के लिए साई r या साई किस थीटा फाई की वैल्यू के लिए ये वैल्यू जीरो हो सकती है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई वैल्यू आपको नहीं मिली जिसके लिए वैल्यू जीरो हो, इसलिए नो रेडियल नोड, नो एंगुलर, है ना, है ना, हेंस, है ना, देयर इज नो नोड इन 1s ऑर्बिटल। ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल के लिए कोई भी नोड नहीं है। अब बात करते हैं, एक तो पहला आ गया पोजीशन ऑफ नोड, अब दूसरा आता है पोजीशन ऑफ एंटी नोड। दूसरा क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ एंटी नोड, है ना, वेयर वैल्यू ऑफ PR will be maximum। भाई किस R के लिए PR की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, उसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ एंटी नोड। कैसे निकालेंगे? फॉर मैक्सिमा मैंने आपको बताया था क्या होता है, फॉर मैक्सिमा dPr/dr इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तो ये कंडीशन है कि जहां पे डिफरेंशिएशन इसका जीरो हो जाएगा, वो वैल्यू पे हम क्या करेंगे, बोल देंगे कि, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम आएगी। तो कर लेते हैं यही काम यहाँ पे, है ना, हमें PR लिखना है, तो PR के लिए क्या चाहिए, साई स्क्वायर R चाहिए इंटू 4 पाई R स्क्वायर चाहिए।
है ना। Hence, now PR is nothing but psi square R dot 4 pi R square। तो psi square R की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। psi square R की वैल्यू क्या है, 2z by a naught और 3/2 e to power minus sigma by 2। तो 2z by a naught की पावर 3/2 e to power minus sigma by 2 का होल स्क्वायर डॉट 4 pi R स्क्वायर। ठीक है भाई, एकदम बात समझ में आ रही है सबको। क्या किया हमने, हमें ये निकालना है कि किस r की वैल्यू के लिए ये है ना डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो वो r की वैल्यू हमें ऐसे निकालना है। तो पहले हमने PR निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व आसान भाषा में लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ से 3/2 3 हो जाएगा और e की पावर माइनस सिग्मा हो जाएगा। लिख लेते हैं। तो PR क्या हो जाएगा, 4z by a naught की पावर 3 e to power minus sigma into 4 pi r स्क्वायर। ठीक है, ये 4 pi into 4 pi into 4 ये 16 pi, ऐसे लिख लेते हैं 16 pi z by a naught की पावर 3/2। ये तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, r स्क्वायर e to power minus sigma, है ना। अब सिग्मा की वैल्यू आप डाल सकते हो, सिग्मा इज नथिंग बट 2zr by n a naught। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, ये 1s ऑर्बिटल है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हम यहाँ डाल देते हैं, एक मिनट। सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा इज लेट्स से 2zr by n a naught। तो अब हम क्या करें, z फिक्स कर दें। लेट्स से z इज, हम मान रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, या z मत ही मानो, इन जनरल लिख लेते हैं। n की वैल्यू डाल देते हैं, n is equals to 1 for 1s ऑर्बिटल। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा की वैल्यू आ गई 2zr by n, सॉरी a naught, 2zr by a naught। वैल्यू यहाँ डाल देंगे। तो PR क्या मिल गया हमें, पूरा कांस्टेंट टर्म। इसको हर बार ऐसे लिखने की जगह हम k लिख लें, k इज कांस्टेंट, या फिर नहीं छोड़ो, है ना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ये k कहाँ से आ गया, है ना, ऑलरेडी इतने सारे सिंबल हैं। यहाँ पे q होगा, ठीक है, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। q r स्क्वायर e to power minus 2zr by a naught, ये मिल गया PR। कोई डाउट यहाँ तक, क्या किया हमने, बस सिंप्लीफाई कर लिया है ना। IR की वैल्यू डाली, कि पावर माइनस सिग्मा की वैल्यू डाली और लिख लिया, PR मिल गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, समझ में आ रहा है, यस और नो। क्योंकि यही, हाँ ये फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है, बट ये फॉर्मूला आपको दिया रहेगा, है ना, साई की वैल्यू आपको दी होगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने शायद लास्ट क्लास में भी दिखाया था आपको कि देखो साई की वैल्यू क्वेश्चंस में दे रखी होती है। तो बस इसमें ट्रिक, दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक है कौन सी आर वैल्यू के लिए ये 0 होगा और कौन सी आर वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, बस वही दो आर वैल्यू निकालनी है। हाँ बोलो प्रणव। मींस हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फॉर्मूले में। अभी तो हाँ, बस जो दिए PR निकल गया, अब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। ठीक है, तो हमें PR पता चल गया, तो dPr बाई dr क्या हो जाएगा। तो नाउ फॉर नोड, फॉर एंटी नोड सॉरी, dPr बाई dr इक्वल्स टू 0। इसका डिफरेंशिएशन ले लो, d बाई dr, PR की वैल्यू डाल दो। इस पूरे टर्म को मैं अभी k लिख ले रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे टर्म को k इज कांस्टेंट, r स्क्वायर e टू पावर माइनस 2zr बाई a नॉट। तो k तो बाहर निकल जाएगा, है ना, डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो k को बाहर निकाल दो। तो k तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका ये डिफरेंशिएशन पार्ट 0 होगा। तो ले लेते हैं d बाई dr r स्क्वायर
is to power minus 2zr by a naught equals to 0. तो क्या हो जाएगा dy dr of r square plus r square into is to power minus 2zr by a naught, है ना, इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन आप ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है? हाँ या ना बता दो बस। अगर कहीं पे लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, एक लिखा हो u डॉट v, ये दो फंक्शन है जो x के हैं, तो पता है क्या होता है फॉर्मूला, बताओ मुझे। तो पहले लिखेंगे एक को कांस्टेंट रखेंगे v du बाई डी एक्स लिखेंगे, प्लस फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे v का dv बाई डी एक्स। यही होता है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है? प्रोडक्ट रूल, यस, ठीक है, करेक्ट। तो बस यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, राइट। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये मैं अब रब कर दे रहा हूँ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ना, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। तो पहले हमने इसको कांस्टेंट रखा, तो ये e की पावर माइनस 2zr बाई ए नॉट, और ये आ गया इंटू 2r प्लस, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना। तो e की पावर माइनस nx का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ भाई? कौन बताएगा? हाथ डालो, कोई हाथ डाल रहा? तो देखो इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्स्टिट्यूशन। लेट्स से nx इक्वल्स टू t है, मान लो, ठीक है, nx इक्वल्स टू t है लेट्स से, राइट, या माइनस nx इक्वल्स टू t है लेट्स से, माइनस का फेर ही नहीं रहेगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस एन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। तो एक मिनट, क्या कर रहा हूँ, मैंने सॉरी गलती कर दी। क्या करेंगे, मान लो ये माइनस एन एक्स इक्वल्स टू, मैं इंटीग्रेशन पे चला गया, माइनस एन एक्स इक्वल्स टू टी है, तो ये क्या लिखा हो गया, एक तरह से e की पावर टी, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और ये लिखा है डी बाई डी एक्स, राइट। तो e की पावर टी डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ये लिखते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। तो बस अब इसको आप इसको कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, टी की जगह एन माइनस एन एक्स लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन। तो माइनस एन ई की पावर टी, और यू कैन से माइनस टी की वैल्यू क्या है, एन एक्स, ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? राइट, बस यहाँ पे भी यही काम करना है। तो ये जितनी जो भी फंक्शन वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी, तो इसको बाहर लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2z बाई आर नॉट, सॉरी ए नॉट, ठीक है, ये आ गया, इनटू, थोड़ा सा जगह मैंने कम रखी है, एक मिनट रुक जाओ, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर डॉट ईज टू आर माइनस 2z r बाई ए नॉट क्या हो जाएगा, सबसे पहले ईज टू आर माइनस 2z r बाई ए नॉट इंटू 2r प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, तो माइनस 2z बाई ए नॉट e की पावर माइनस 2z r बाई ए नॉट, ठीक है।
इंटू आर स्क्वायर, ये आ गया। अब दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो अब इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं, e की पावर माइनस 2zr बाई ए नॉट कॉमन ले सकते हैं, तो e की पावर माइनस 2zr बाई ए नॉट। और क्या ले सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं, तो r कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2, और यहाँ क्या बचा, ये कॉमन ले चुके हैं, r कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ r बचा, तो 2 माइनस 2zr बाई ए नॉट इक्वल्स टू 0, ये बच गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना, इसमें से कॉमन ले लिया। अब बताओ e की पावर माइनस एक्स तो 0 हो नहीं सकता, r 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 0 होगा, है ना, dpr बाई डी आर इक्वल टू 0 हम कर रहे हैं, तो कौन, तो इससे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, हेंस 2 माइनस 2zr बाई ए नॉट इक्वल टू 0, तो इससे क्या मिला, 2 इक्वल टू 2zr बाई ए नॉट, ये कट गया, और r इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे, ए नॉट बाई जेड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना, ए नॉट बाई जेड, है ना, वेयर, है ना, probability of finding electron is maximum। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर ने जो बात निकाली आर की वैल्यू, अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, फॉर हाइड्रोजन एटम इन 1s ऑर्बिटल, तो फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो r की वैल्यू क्या आ गई, ए नॉट। यही तो तुम्हारा बोर ने बोला था, है ना, कि इलेक्ट्रॉन ए नॉट डिस्टेंस पे होगा, 0.529 जिसकी वैल्यू निकाली उन्होंने। ठीक है, अगर हीलियम प्लस आयन के लिए निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, ये z की वैल्यू डाल देंगे, तो ए नॉट बाई 2, 1s ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा, हीलियम प्लस आयन के लिए ए नॉट बाई 2, लिथियम 2 प्लस आयन के लिए ए नॉट बाई 3, सॉरी लिथियम, हीलियम के लिए, नॉट हीलियम प्लस, हीलियम के लिए कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2, है ना। अभी हम यहाँ पे मोनो इलेक्ट्रॉनिक तो लिख नहीं रहे, हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2, लिथियम के लिए क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 3, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ए नॉट बाई जेड। A is Bohr radius, yes. A is Bohr radius, A नॉट, वो ऊपर मैंने लिख दिया था। तो हमें ये पता चला A नॉट बाई जेड वाली डिस्टेंस पे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम होगी, और इसमें 1s ऑर्बिटल के लिए कोई नोड नहीं आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये दोनों तरह की बातें समझ में आ गई। अब चलो इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, इतना इतना कोई लिख तो नहीं रहा है, हटा दूं मैं ये, डन। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम। जैसे मान लो इन्होंने दे रखा है और 3s ऑर्बिटल फंक्शन दे रखा है, दिस इज इन अ फंक्शन, है ना, वेयर सिग्मा इज 2zr बाई 3a नॉट, यहाँ लिखा हुआ है, n a नॉट होता है तो n की वैल्यू 3 यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एट व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम न्यूक्लियस, है ना, मतलब है नोड की पोजीशन निकालनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, है ना, नोड की पोजीशन निकालनी है।
तो अब इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली आप बोलोगे कि ये 0 होना चाहिए, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी नोड मिलेगा, आर की वैल्यू मिलेगी। तो ये 0 हो सकता है क्या, ये वाला पार्ट, ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 होगा नहीं। ई की पावर माइनस सिग्मा वैल्यू 0 हो सकती है क्या, ई की पावर माइनस एक्स, नहीं, वो तो इनफाइनाइट पे 0 होता है। तो कौन सा वाला पार्ट 0 होगा, ये कौन सा वाला पार्ट 0 होगा, ये। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ भाई यस नो बोलते जाओ। इसके क्वेश्चन बड़े आसान है, मतलब लॉजिक बस आपको जो हमने अभी आपको समझाया है ना, बस उसको पकड़ के रखना है, बाकी देखने में डरावने लगते हैं बट हैं बड़े आसान। तो बस आपने क्या लिख दिया, सिग्मा स्क्वायर प्लस माइनस 6 सिग्मा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक सबने पढ़ी हुई है, तो बताओ सिग्मा की कौन सी दो वैल्यू होंगी जिसके लिए ये 0 आ सकता है, बताओ भाई, जल्दी सॉल्व करो, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके सिग्मा की वैल्यूज बताओ। तो क्या होता है सिग्मा की वैल्यू, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, सही है ना, गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, कुछ बताते रहे ना। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी, तो यहाँ पे -6 है, माइनस तो 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 4ac 24 डिवाइड बाय ए की वैल्यू क्या है 1 2, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई 6 प्लस माइनस, अच्छा ये कितना बनेगा √12, √12 क्या होता है 2√3 डिवाइड बाय 2, तो इससे वैल्यू आ गई 2 हटा देंगे तो 3 प्लस माइनस √3, ये तो सिग्मा की वैल्यू आई। अब सिग्मा क्या होता है लिख दो यहाँ पे 2zr/3a0, ठीक है, ये लिख दिया हमने, इक्वल्स टू क्या है 3 प्लस माइनस √3। अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 3a0/2z नीचे चला गया, तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3a0/2z 3 प्लस माइनस √3। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने ये पूछा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी चाहिए, मैक्सिमम में प्लस का साइन लेंगे या माइनस का साइन लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, तो आंसर क्या हो गया 3/2 है ना, ये आ गया 3/2, 3 प्लस √3 a0/z, आंसर सी। ठीक है, समझ में आया है ना, क्वेश्चन जैसा डिफिकल्ट सा दिख रहा था वैसा नहीं है, राइट। अब अगर सच में समझ में आ गया है तो लेट्स से कि कितने लोगों को 89 क्वेश्चन बन जाएगा, काम वही है ना, ये दो वैल्यू 0 होंगी, है ना, ये 3rd ऑर्डर की रिएक्शन है, इसके लिए सिग्मा की 3 वैल्यूज आएंगी, उन 3 में से तुम्हें मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन बतानी है ना, समझ में आ गए, समझ में आ गया ना, उन 3 में से आपको बताना है कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है। तो लेट्स से कितने लोग कर लेते हैं जल्दी से, मैंने सब रब कर दिया है, अब जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझा होगा वो कर लेंगे। अब देखने में कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अब आपको उसका वो पता है कि भाई ये तो बड़ा आसान है, इसमें बस 0 देखना है ना।
आ गया भैया आंसर? 3-4 लोगों के आए हैं। मैं देखता हूँ अभी सॉल्व करता हूँ। तो देखो भाई, इसमें मुझे पता है इसने क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन पहले से पढ़ दे रहा हूँ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज दिस, ठीक है, ये दे रखा है। where a naught and z are constant in which answer can be expressed, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड्स, है ना, फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो मतलब मुझे r की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज मिलेंगी, जिससे नोड्स मिल रहे हैं। तो नोड्स कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो ये वैल्यू 0 हो सकती है। तो एक तो मुझे आंसर यही मिल गया, सिग्मा -1 इक्वल्स टू 0, सिग्मा इक्वल्स टू 1, सिग्मा की वैल्यू है 2zr बाई ए नॉट इक्वल्स टू 1, तो ए आर की वैल्यू आ गई ए नॉट बाई 2z। एक वैल्यू मुझे ये मिल गई है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं बाकी दो वैल्यू यहां से चेक करूंगा। तो मेरी दोनों वैल्यू क्या होंगी? सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। नाउ सिग्मा इज अगेन -b, तो 8 प्लस माइनस b स्क्वायर 64 माइनस, है ना, 4ac 4, तो 48 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस, इसकी क्या वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी 8 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू 16, 16 का 4 8 बाई 2, तो ये वैल्यू आ गई मेरी कितनी, है ना, प्लस लिखूंगा तो 12 बाई 2 6, और माइनस लिखूंगा तो 4 बाई 2 2, तो 6 एंड 2 वैल्यू आ गई। मतलब सिग्मा की वैल्यू आई आपकी 6 और सिग्मा की वैल्यू आई 2, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू आपको मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए, तो सिग्मा की वैल्यू एक तो 1 आ रही है, एक 6 आ रही है, एक 2 आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 1। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 6। सो 6 के हिसाब से देख लेंगे। 2zr बाई ए नॉट इक्वल्स टू 6, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 से ये कट गया 3, तो 3 ए नॉट बाई जेड। तो दो आंसर आए, एक तो आया ए नॉट बाई 2z, ए नॉट बाई 2z, ए नॉट बाई 2z, ए नॉट बाई 2z, दूसरा है 3 ए नॉट बाई जेड, 3 ए नॉट बाई जेड। सी क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गया? अब ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो डर तो नहीं लगेगा, राइट? चलो अभी एकदम से सबसे डिफिकल्ट वाली एक्सरसाइज में चलते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है 9th क्वेश्चन, एक्सपर्टाइज अटेनर। इट इज नोन दैट, नो है ना, नोन दैट 1,0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1s ऑर्बिटल, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज what will be the distance where there is a maximum probability of finding electron in terms of a naught and z? अब इसमें क्या निकालना है? where there is a maximum probability of finding 1s electron, मतलब एंटी नोड निकालना है। क्या निकालना है? एंटी नोड। निकाल लोगे? साई की वैल्यू दे रखी है, साई आर की वैल्यू, रेडियल साई आर, है ना, ये वैल्यू दे रखी है। क्या करना है? पी आर निकालना है। चलो भाई सॉल्व करो सब लोग। साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट मारना है। चलो देखते हैं कितने लोगों से हो जाएगा ये। आपको डिस्टेंस ही फाइंड करनी है, बट एंटी नोड की करनी है, नोड की नहीं करनी है। राज ने आंसर निकाल दिया भाई, कि आज तो राज फॉर्म में है, सारे आंसर निकाल रहे हैं।
ए नॉट बाई जेड, वेरी गुड, सबका आ रहा है ए नॉट बाई जेड। तो ये मैं पहले ही प्रूव करा चुका हूं सेम। अरे भाई उल्टा कैसे आ जाएगा, जेड बाई ए। चलो देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना था, इसका साइज स्क्वायर करना था, तो कर लो 4 जेड बाई ए नॉट का होल क्यूब ईज टू पावर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -2ZR/, ए नॉट आ गया। ये तो सिग्मा साई स्क्वायर हो गया इंटू 4πr स्क्वायर। तो ये 4π और ये सब वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट हटा दो, तो ये हो गया k इंटू आर स्क्वायर ईज टू पावर -2ZR/ए नॉट, ये आ गया PR। इसको डिफरेंशिएट मारो तो ये हो गया 2R ईज टू पावर -2ZR/ए नॉट। इसको डिफरेंशिएट मारो तो ये हो जाएगा -2Z/ए नॉट ईज टू पावर -2ZR/ए नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसमें से हमने क्या किया, कॉमन टर्म ले लिया एंड r को भी ले लिया, तो r इंटू ईज टू पावर -2ZR/ए नॉट कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा -2ZR/ए नॉट। ये वही आ गया जो हमने लिखा था, आपको भी सॉल्व कराया है ना, फंक्शन है ना, 1s ऑर्बिटल के लिए दिया था हमने, अब ये फंक्शन दिया था ना, बस तो इससे आपको r की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल्स टू ए नॉट बाई जेड। ठीक है ना। तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपके लिए इजी हो गए, बस आपको ये याद रखना है कहाँ पे PR 0 करना है। मैक्सिमम इन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी है ना, तो एंटी नोड, और अगर नोट्स पूछे हैं तो आप निकाल लोगे, हो जाएगा। चलो भाई ये क्वेश्चन कर लो। An unknown orbital is having following equation for radial component of its wave function। तो ये रेडियल नहीं है, ये पूरा दे रखा है इन्होंने, ठीक है, दिस इज साई, यहाँ थोड़ा गलत है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्बिटल एंड जस्टिफाई। अच्छा इसमें एक और बात, तो ये आपको नोड और एंटी नोड पता करने आ गए है ना, उस क्वेश्चन पे थोड़ी देर में लौटेंगे। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लेते हैं, आती है बात नंबर ऑफ रेडियल नोड इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है n-l-1। नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होंगे, n-l-1, एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने होंगे, l। तो टोटल नोड कितने हो जाते हैं, n-1। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये n और l क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। फॉर एन एग्जांपल, फॉर 1s ऑर्बिटल रेडियल नोड क्या हो जाएगा, n-l-1, तो n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0, -1, तो क्या है 0। रेडियल नोड 0 है, मतलब नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हैं, 0। और हमने देखा भी था कि नो रेडियल नोड इन 1s ऑर्बिटल। एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, l की वैल्यू 0 है ना, l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0, तो ना तो एंगुलर नोड है ना रेडियल नोड है, और टोटल नोड भी क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, मान लो कोई पूछता है 3D, जैसे 3D पूछता है, तो रेडियल नोड कितने होंगे, n-l-1, 0 फिर से, तो रेडियल नोड 0 आएगा। अगर एंगुलर नोड कोई पूछेगा तो कितने आएंगे, राइट
तो एंगुलर नोड कितना हो जाएंगे, एल की वैल्यू 2, तो 2 मतलब दो ऐसे प्लेन मिलेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, राइट, ऐसा करके। एंगुलर नोड लेट्स से 2, टोटल नोड कितने हो गए 2। तो अगर कोई पूछेगा जैसे मान लो 3D XY है, 3D XY कैसा दिखता है, ठीक है, 3D XY ऐसा दिखता है, ठीक है, जहाँ पे ये x है और ये y है, XY प्लेन में ऐसा दिख रहा है। सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये दो प्लेन है ना, एक xz प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है, xz प्लेन जो इसको कट कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, और एक yz प्लेन। एंगुलर नोड का मतलब क्या है, नोडल प्लेन। कौन कौन से नोडल प्लेन है, एक yz प्लेन है जो इसको काट रहा है ऐसे, है ना, और एक xz प्लेन है वो जो काट रहा है ऐसे। इन दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, 0। नोडल प्लेन क्या आ गए यहाँ पे, yz एंड xz। याद रखने का तरीका, अगर ये xy है तो बाकी दो प्लेन है ना, ये याद रखने का तरीका हो गया। समझ में आया कैसे नोडल प्लेन क्या दिख रहे हैं, इमेजिन हो रहे हैं। है ना, अगर हमें और एग्जांपल लिखने हो, जैसे मान लो नाउ लेट्स से आई विल टेक एग्जांपल ऑफ 3p, 3p, राइट। तो रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, 3 - 1 - 1, है ना, 3n - l, l की वैल्यू 1, तो 1 आ गया, तो रेडियल नोड 1 मिलेगा। एंगुलर नोड कितने होंगे, l की वैल्यू 1, एंड टोटल नोड कितने हो जाएंगे, n - 1 से देख लो, 3 - 1 2, और यहाँ पे 1 + 1 2, कैसे भी देख लो 2, ये टोटल नोड आ गए। तो अब p ऑर्बिटल में ये रेडियल नोड कैसे दिखेगा, ठीक है। तो होता क्या है, p ऑर्बिटल ऐसा होता है, मान लो ये मैं px बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, बट एक्चुअली में ये ऐसा होता है, ऐसा, कई जगह पे ऐसा थोड़ा बनाते हैं, ठीक है, डंबल जैसा बिल्कुल, और ये बीच में न्यूक्लियस हो गया ऐसा, है ना, डंबल जैसा, इसलिए इसको डंबल शेप बोलते हैं, तो डंबल रखें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये r की एक ऐसी डिस्टेंस है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मिल रही है, फिर r की एक डिस्टेंस ऐसी आई है ना, स्फेरिकल सरफेस ऐसी आई जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलना बंद हो गई, है ना। रेडियल नोड क्या हुआ, ऐसा, है ना, जहाँ पे ये पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको 0 मिल रही है। फिर क्या होगा, उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से मिलने के लिए क्या हो गया, है ना, ये वाली पर्टिकुलर लेट्स से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, फिर उसके बाद फिर से ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऐसे। तो बीच में इन दोनों के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही है, फिर से आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। तो p ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ऐसा, बीच में यहाँ पे एक, है ना, ये पर्टिकुलर ऐसे सरफेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। कहाँ देखा था हमने, मैंने आपको एक शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑर्बिटल भेजा था, शेप ऑफ ऑर्बिटल याद है। तो अब वहां देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ, मुझे खोल लेने दो, मेरे लिए आसान होगा ड्राइंग में। देखो ये 2p ऑर्बिटल है ना, n = 2 के लिए, इसके अंदर ये 3p दिख रहा है कैसे, ये 3p कैसा है, इसके ऊपर एक बड़ी टोपी ऐसे लगी हुई है ना, राइट, यहाँ कलर चेंज कर दिया इन्होंने, फिर ऐसे और बड़ी लगी हुई है। 4p में क्या हुआ, 4p में क्या होगा, 4p में रेडियल नोड कितने आएंगे, n - l - 1, n की वैल्यू 4 - 1 - 1, तो 2 रेडियल नोड आएंगे। तो यहाँ दो रेडियल नोड दिख रहे हैं, ये छोटा सा, फिर ये बड़ा, और इसके ऊपर ये बड़ा,
समझ में आ रहा है ना? ऐसे ये बनते जा रहे हैं लगातार, P2P, 3P, 4P, 5P, 6P, ऐसे यहाँ देख लो, है ना? ये वाले को जैसे ये 3D है, 3D में कोई रेडियल नोड नहीं है, 3 - 2 - 1 0, लेकिन 4D में 4 - 2 - 1 रेडियल नोड आएगा। तो देखो इसको यहाँ पे ये दिख रहा है, तो 4 है, फिर उनके ऊपर ऐसे 4 और ऊपर है, फिर यहाँ देखो 5D में, है ना, एक के ऊपर एक। तो ऐसे लोब्स के ऊपर लोब्स आपको समझ में आ रहे हैं? क्लियर है रेडियल नोड से कैसा शेप चेंज हो जाएगा? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? तो आज आपको क्या सीखने को मिला? एक, पोजीशन ऑफ एंटी नोड, पोजीशन ऑफ नोड्स, अगर मान लो कोई साई दे रखा हो तो हम कैसे निकालेंगे, और दूसरा नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। ठीक है, कहाँ कहाँ दिखेंगे, कैसे कैसे दिखेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हेलो सर अभी आपने एक्सपर्टाइज अटेनर का 9 सम सॉल्व किया था ना सर, वो दोबारा से समझाओगे क्या सर? एक्चुअली मुझे ढंग से समझा नहीं। कोई बात नहीं, हमने जो यहाँ पे समझाया था वो समझ में आया था। पोजीशन ऑफ एंटी नोड, क्या करना है, पीआर निकालना है, क्या करना है, वही सेम क्वेश्चन है वो, 9th वाला क्वेश्चन क्या है, सेम है, बस हमने यहाँ सिग्मा यूज किया है, उन्होंने वहां पे, है ना, फंक्शन यूज कर लिया है। पीआर निकालना समझ में आया? यार, हाँ। और सर फिर आपने आपने अरे उसे स्क्वायर मैं क्या किया पूछ रहा और हूँ, फिर मैं क्या पूछ रहा हूँ वो बताते जाओ। पीआर निकालना समझ में आया? ये यस और नो? नहीं सर, पीआर कैसे निकाला नहीं समझा। साई स्क्वायर आर इंटू 4πr², यही था ना पीआर? हाँ हाँ। हाँ समझा। पक्का ना, तुम यही हो कहीं और हो? ये नहीं क्या सर, लिखा यार हुआ है यहाँ मैंने? पर। यहीं पे हो ना, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, साई स्क्वायर आर 4πr², साई आर की वैल्यू दे रखी थी, उसका स्क्वायर किया। हाँ सर, हाँ। हाँ, तुम दोबारा ये लेक्चर देखना यहाँ से, ठीक है? तो इससे हमने हाँ सर। पीआर निकाल लिया। अब इस पीआर को हाँ सर। निकालने के बाद इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है? हाँ बस, और जैसे डिफरेंशिएट किया तो उससे हमें पता चल गया कि इसको जीरो करना है, जो भी वैल्यू आएगी डिफरेंशिएशन की। उसमें देख लिया कि कौन सी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, ये जीरो नहीं हो सकती है, तो बचा हुआ पार्ट ये जीरो होगा, उसको जीरो डाल दिया, आर की ओके वैल्यू सर, निकल अच्छा। गई, आर की हाँ तो वैल्यू निकल जेड गई। आर इक्वल है। ओके, हाँ सर, समझा। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है, और कोई डाउट भाई किसी को? तो आज के लिए काफी है। तो मैं मैंने बोला था इस वीक में खत्म हो जाएगा, तो बस अब ग्राफ बचे हैं इसके, कैसे दिखते हैं, मतलब ये जो ऐसे क्वेश्चन जो आपने देखे ना, एक मिनट दिखाता हूँ अभी। ये वाले ऐसे ऐसे दिख रहे हैं ना, यहाँ कहीं ग्राफ ये दिख रहा है ना, ये 4πr², r² का ग्राफ है, साई आर को कैपिटल आर भी लिख लेते हैं, तो इसका ग्राफ है, मतलब पीआर का ग्राफ है। ये ग्राफ दे रखे हैं, तो ये ग्राफ समझाएंगे ये इससे कैसे आता है, बस ये वाले क्वेश्चन और कराने हैं, फिर आपका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म। ठीक है, प्रियांशी बेटा, ये सब क्वेश्चन एडमिन में से पूछो, वो शायद ज्यादा बेटर बता पाएंगे, हमको भी थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलो। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे ज्यादा वही है, और उसमें ये शॉर्टेंजर भी आ गया ना, नंबर ऑफ नोड्स वगैरह, n-l-1 ऐसे करके रेडियल नोड एंगुलर नोड निकाल सकते हो, तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो।